जी। ये जी, आपको याद होगा ये सिलेबस है हमारे पास, और इसमें हमने फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी पढ़ चुके हुए हैं हम। इनफैक्ट हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं वो भी पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनके रिवॉर्ड्स क्या होते हैं ये भी पढ़ा है। अच्छा, आगे जो है वो नीड टू मेक चॉइसेस एट ऑल लेवल, तो आपको चूज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट हैव ऑल योर विशेज, ऑल योर वांट्स सेटिस्फाइड। तो आपको पिक करना पड़ता है कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है, कौन सी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको चूज करना पड़ता है। तो जब आप चूज करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, वो हमने पढ़ा था। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होती है आपको अच्छे से पता है, कि वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम फॉरगो कर देते हैं और जिसका बेनिफिट हमें नहीं होना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि हम कोई और ऑप्शन ले लेते हैं। अभी चूज है ना अदर ऑप्शन, और ऑफ कोर्स जो ऑप्शन लेते हैं वो बेस्ट ऑप्शन होता है, तभी तो हम नेक्स्ट बेस्ट छोड़ते हैं। नेक्स्ट बेस्ट जो बेस्ट से नीचे होता है। लेकिन ये तो दो चॉइसेस में होता है। अगर आपके पास ऑप्शन दो से ज्यादा हैं, तीन हैं, चार हैं, जो एवरीडे लाइफ में होता है, ऐसे पांच छह सात ऑप्शन होते हैं, तो अगर आप एक ऑप्शन चूज करते हो तो ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कैन नॉट बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उनमें से एक ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, और कौन सी वाली? जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो बाकी जितने ऑप्शन छोड़ दिए आपने वो सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन बाय मेकिंग अ चॉइस या बाय चूजिंग अनदर आइटम। तो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखना है, और वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। अच्छा, ये हमें पता है, हमने बात इस पे कर ली हुई पहले। तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम चॉइसेस, ये आपको समझ आती है। आप वैसे मुझे कंज्यूमर की और प्रोड्यूसर की और गवर्नमेंट, तीन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, इनकी एग्जांपल दे सकती हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की? तो जेन में आती है? जी सर। सर कंज्यूमर के लिए फॉर एग्जांपल बिटवीन, हाँ जी सर, बिटवीन कंज्यूमर के लिए हो सकता है बिटवीन बाइंग अ न्यू स्मार्टफोन और बिटवीन बाइंग अ न्यू लैपटॉप। ओके। And for the government, it can be building a hospital for the welfare of the people or a public school. वेरी गुड। And producer के लिए, it can be uh, between two products, for example, some some sort of furniture, like for example chairs or मतलब इस तरीके से। बट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि उसके अंदर प्रॉफिट के हम देखते हैं फैक्टर के किसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हमें अचीव होगा, सो वी देखो प्रोड्यूस दैट हाँ, प्रोडक्ट। हाँ, होता ही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर प्रोड्यूसर की बात करें या बिजनेसमैन की, तो वो बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। और बेस्ट ऑप्शन एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? ऑब्वियसली विच गिव्स हिम और हर प्रॉफिट। द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो उसी को देखते हैं, या जिसकी कॉस्ट कम है। ऑफ कोर्स कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। इस तरह तो प्राइवेट बेनिफिट देखता है। इस तरह कंज्यूमर है तो वो भी यही देखता है कि मुझे किस प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या इसका मुझे इस डिश का ज्यादा मजा मजा आता है, या आईफोन मुझे उसका टच ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू सैमसंग। तो वो भी प्राइवेट बेनिफिट ही देखते हैं। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट जब चूज करती है बिटवीन हॉस्पिटल एंड स्कूल, तो वो देखती है पब्लिक वेलफेयर कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है, और फिर चूज करती है कि मैंने कौन सा ऑप्शन लेना है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का प्राइवेट बेनिफिट नहीं होता। उसमें ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट देखा जाता है और फिर चूज किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर बन जाती है। समझ आ गई नहीं? जी सर। अच्छा, ओके। आगे भी हमने बात की थी कि ये रिसोर्स एलोकेशन, अगर मैं आपको कहूं कि जरा मुझे एक दो वर्ड्स में रिसोर्स एलोकेशन समझाओ क्या होती है, तो बता सकती हो? Due to limited resources, we need to allocate our resources in the best possible manner so we can use them efficiently. हाँ, ओके। मुझे बताओ रिसोर्स एलोकेशन है क्या? So, आप देखो, आपने बात की है what to produce, how to produce, and for whom to produce. The questions we answer while producing कि रिसोर्स एलो देखो product. रिसोर्स एलोकेशन में, अच्छा, ओ गुड,
आप बात बिल्कुल सही कह रही हो, नीचे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब है यू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट रिसोर्स। हाउ का मतलब कि उसमें क्या चीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाउ टू प्रोड्यूस की हम बात कर रहे हैं, वो भी रिसोर्स एलोकेशन में है। ओनर डिसाइड करेगा लेबर ज्यादा इस्तेमाल करनी है या कैपिटल, लैंड ज्यादा इस्तेमाल करना है या लेबर या कैपिटल, वट एवर, फॉर हुम। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप तीन क्वेश्चन का आंसर देते हो तो यू आर एबल टू एलोकेट योर रिसोर्सेज इन द वे यू डिजायर, और इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और मोस्ट एफिशिएंटली। रिसोर्स एलोकेशन का वैसे मतलब होता है पुटिंग अ रिसोर्स टू सम यूज। व्हेन यू यूज अ लैंड टू grow crops, this is resource allocation. When you are going to um, use a building to let's say run a factory, ये भी रिसोर्स एलोकेशन है। इसी तरह यू हैव मैन पावर और यू एंड यू डिसाइड दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर वर्कर, विच वर्कर विल बी वर्किंग और डूइंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब। तो ये भी रिसोर्स एलोकेशन है। मुझे बताते हैं स्कूल में कि सर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ानी है या आपने बिजनेस पढ़ानी। तो ये अच्छा, आपको मैं बता दूं वैसे एक बात, कि ना अभी ये आपने इकोनॉमिक्स रखी हुई है ना, तो A2 में इकोनॉमिक्स मैंने ही पढ़ानी है। आप सुन रही हो? जी सर, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? मैंने वो आपको? एलेवेंथ की फैकल्टी देखी थी इस साल। अच्छा, अच्छा तो उन्होंने पहले, हाँ मेरा उन्होंने पहले लगा दिया है, मीटिंग बाद में की है, उन्हें पता है सर ने इनकार नहीं करना। अच्छा चलो खैर, एनीवे। तो अच्छा, तो बहरहाल वो तो अलग बात है। तो ये A1 तो हमें पूरा करना ही है ना, ताकि फिर बाद में आपको शायद A2 में प्रॉब्लम ना हो। एनीवे, बहरहाल वो क्लास शायद बड़ी होगी तो उसमें उस तरह इंडिविजुअली तो नहीं पढ़ाया जा सकता ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ना, हाँ तो क्या हम बात कर रहे थे, हाँ मैं रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा था ना। तो अब मैं, अगर मैं आई टीच इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है मेरी रिसोर्स, मैं आई एम पार्ट ऑफ रिसोर्स लेबर, तो मेरी रिसोर्स एलोकेशन स्कूल वालों ने कर दी। सर आपने बिजनेस भी पढ़ाना है तो वो भी रिसोर्स एलोकेशन में ही आ रहा है, या नहीं पढ़ाना। तो अब जब मैं, अगर मुझे कहते हैं कि सर आप ये बिजनेस ना पढ़ाएं इकोनॉमिक्स पढ़ा लें, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं री एलोकेशन। याद रखना है, विदड्रॉइंग अ रिसोर्स फ्रॉम सम यूज, जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा था, एंड यूजिंग इट समवेयर एल्स। और ये तब किया जाता है जब वो से वे अप करते हैं कि कहां पर इस रिसोर्स का बेस्ट यूज है, तो वो वहां पर उस रिसोर्स को यूज करने लग जाते हैं। ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये जो रिसोर्स एलोकेशन है, ये करता कौन है? ये बताओ, कौन करता है रिसोर्स एलोकेशन? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, और द जो रिसोर्सेज को हायर करता है या ओन करता है, हु हैज द रिसोर्सेज, सिंपल इज दैट, वो एलोकेट करेगा। तो प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स, उसके बाद लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होता है, और वो ही डिसाइड करता है। अच्छा, अब प्रोड्यूसर कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एज वेल, ऐसे ही है। यस। तो इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर पब्लिक सेक्टर में है, जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल है या पाकिस्तान रेलवे है या PIA है, तो उसमें फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमने क्या ऑफर करना है, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, लेबर ज्यादा इस्तेमाल करनी है, कैपिटल करना है, वो करेंगे डिसाइड। और वो डिसाइड किस बेसिस पे करती है गवर्नमेंट? बेसिस क्या होती है? पब्लिक वेलफेयर। वेरी गुड, हाँ जी, पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो भी इन तीन क्वेश्चन का आंसर देंगे, बट दे विल आंसर दीज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइवेट बेनिफिट। और वो प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है? तो क्या बोल, प्रॉफिट। प्रॉफिट, वेरी गुड, मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, समझ आ गई आपको। अब हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, ये तो अब खैर नोट्स आपको मैंने शेयर किए हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा भी है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। मैंने जो पढ़ाया उसको आप वहां पढ़ते हो, आपको समझ आ जाती है, आप चीजें स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरी बुक तो आपको अब रीड करवाने से रहा। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप छोड़ भी सकते हो, आपको लगे सर ने बताया था ये एग्जाम्पल ही है, तो मुझे तो एग्जाम्पल आती है, तो क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बट टू प्रोड्यूस हाउ, मैं इसके इसके चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा, आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई है। अच्छा, और ये हमने चूंकि MCQ पहले किए थे,
तो मेरा ख्याल है इसको करने की हमें जरूरत नहीं है, ये आपसे मैंने पूछे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह चैप्टर 2 पे, अच्छा वैसे ये ना, अब अब्दुल्ला मीन साहब भी आ गए। अब्दुल्ला मीन आप हो? अब्दुल्ला, जी सर। हाँ, जाग रहे हो? जी जी सर, मैं 5 मिनट हो गए, 5-6 मिनट हो गए। अच्छा अब्दुल्ला, तो बेटा आपको मैंने ही इन किया है, मुझे पता है। अच्छा, क्वेश्चन 1 देखो, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप नहीं थे। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट, शादीन आपने आंसर नहीं देना, बिकॉज, आंसर बताओ। ए सर। द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज, ए सर। ए, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। फिर, a government has limited resources to find the wants of its population, this means that, इसका मतलब क्या है? सर एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, पढ़ लें। सर बी। डी, अच्छा नो सर, शादी, ए। ए इज द राइट आंसर। आपने एक्यूरेट आंसर देखना है। उसने लिखा है गवर्नमेंट कोई भी गुड फ्री नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई? कोई तो कर ही सकती है। ए। अच्छा, जी सर। आगे, a teacher usually marks examination papers during the school break. She receives $900. Instead, this time she has decided to do some maintenance work on her apartment. To get someone to do the work would cost $600. What is the opportunity cost if the teacher decides to do the maintenance work herself rather than mark examination papers? सर सी। सी, 900। अच्छा, शादीन आप बताओ कि सही आंसर है क्या गलत है? वैसे शादीन आपका भी गलत हुआ था ये, सोच सर लो थ्री तो। हंड्रेड 300, एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। सर क्योंकि फॉरगो तो 300 ही उसके हो रहे हैं ना, ही इज स्टिल अर्निंग $0। यस, वेरी गुड, फॉर गो सॉरी। सिर्फ, आप देखो, शी यस। विल बी, अच्छा पेपर किसने चेक किया उनको तो नहीं पता ना, तो जब वो चेक पेपर्स रिटर्न करेगी तो शी विल गेट $900। आउट ऑफ 900 शी विल गिव $600 टू द पर्सन हु चेक्ड द पेपर्स ऑन हर बिहाफ। तो उसको 300 फिर भी बच रहा है, इसका मतलब है लूज, जो फॉरगो हुआ है वो सिर्फ 600 हुआ है। क्यों अब्दुल्ला? अच्छा सर, मुझे लगा कि सवाल में लिखा हुआ है दैट शी हैज टू गेट समवन टू डू द मेंटेनेंस वर्क फॉर द अपार्टमेंट, तो उसके लिए शी वुड बी स्पेंडिंग 600। आई थॉट टाइम कंस्ट्रेंट है, आइदर शी कैन चेक द एग्जामिनेशन पेपर्स और आइदर शी कैन गेट द मेंटेनेंस वर्क डन, अच्छा तो आपने वो, उसकी वजह से आई थॉट। हाँ अंडरस्टैंड थोड़ा गलत कर दिया, तो आंसर इसका 3A बनता है। अच्छा, अगला, यू आर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एन असेसमेंट। A friend calls around and asks you to play a game of football. You decide to stay at home to prepare your assessment. What is the opportunity cost? सर सी। C, the healthy exercise you will get by playing football. Very good, क्योंकि बाकी सारे आपसे रिलेटेड ही नहीं है, वो आपके दोस्त से रिलेटेड है। आपने को ठेका लिया हुआ आपके अपने दोस्त का, आपने अपना देख रहे हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। विच ऑफ दीज सर क्वेश्चन, इस चीज की भी अनसर्टेनिटी है कि दोस्त की टीम जीतती है हारती है। हाँ वो लेकिन ए में लिखा तो हुआ है लूज करेगी, है ना? नहीं सर, वो अनसर्टन चीज है ना, इट्स नॉट फॉर श्योर हारेंगे मेरे ना खेलने से। हाँ लेकिन अगर दोस्त की टीम हारती भी है या हार हार भी जाती है आपके ना आने से, इसमें आपका नुकसान थोड़ी है कोई, आपने क्या फर्क किया, वो दोस्त ने किया जो भी किया, नहीं? जी। अच्छा, क्वेश्चन जी 6, सर। विच ऑफ दीज क्वेश्चन इज नॉट वन एन इकोनॉमी हैज टू एड्रेस? बहुत आसान। सर ए। ए, हाउ रिसोर्स, व्हाट, वेयर, होम आप कह रहे हो। शादीन आप बताओ कि सही है कह रहे हैं हाउ? शादीन, वेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड। जी सी, अब्दुल्ला मीन साहब, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये ओ लेवल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। हाउ, फॉर होम, और फॉर व्हाट, वेयर रिसोर्सेज कहाँ पढ़ाया जाता है? तो ये तो 3 क्वेश्चन ही नहीं है, सी इज द राइट आंसर। अब्दुल्ला साहब समझ आ गई है? जी सर।
और ये लेसन शुरू से देख लेना अगर हुआ तो, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ वैसे। अच्छा आगे हम आ गए अब चैप्टर 2 इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी, और ये भी चूंकि हमने पढ़ा हुआ है तो मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो लड़की तो आई नहीं। अच्छा, इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी में इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, जल्दी से बता दो इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोलते हैं, जल्दी बोलो। कोई नहीं बता रहा, शाजीन, अब्दुल्ला, सर कोई नहीं, कितने बताने कोई भी बता दे। कि sir, we need to answer the questions and go through the whole process of हाँ नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा। what like the research scientists अपनी sciences के अंदर use करते हैं economics। हाँ ये आपकी बात ठीक है। अच्छा एक मिनट, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो, मेरी बात सही आ रही है अभी? Yes, सही आ रही है, अब्दुल्ला आपको भी सही आ रही है? जी सर। अच्छा, तो बिल्कुल सही, इसमें दो वर्ड्स हैं, सोशल और साइंस। सोशल मतलब इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और साइंस के इसमें जो क्या कहते हैं उसे, जो मॉडल्स डेवलप करते हैं, जो थ्योरीज पेश करते हैं, उन वो उसी तरह ही उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है जिस तरह साइंस में। तो बिल्कुल ये हमने चूंकि पढ़ा भी था और बुक में लिखा भी हुआ है, तो मैं चूंकि डिटेल में बात इसमें हुई भी है तो मैं नहीं करूंगा। ये जो प्रोसेस था कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जैसे कि इन्फ्लेशन है, एक थ्योरी पेश की कि इन्फ्लेशन को कैसे हल कर सकते हैं, और आपने कहा टैक्सेस बढ़ा दें, फिर इन्वेस्टिगेट किया कि क्या टैक्सेस बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, और अगर हो रही है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं हो रही तो रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह साइंसेज में भी ऐसे ही होता है। आपको पता है जो कोविड 19 आई थी तो उसमें ऐसे ही किया था कि पहले आप जानवरों पे तजर्बे करते हैं, फिर उसके बाद आप वो जो थ्योरी आपने पेश की है कि ये हमारी वैक्सीन में ये कंटेंट है और ये कंटेंट इस बीमारी के खिलाफ जो है ना वो क्या कहते हैं यूज किया जा सकता है, ये वैक्सीन यूज की जा सकती है। तो आप ये जब थ्योरी पेश करते हैं तो फिर आपने उसको टेस्ट करना है। थ्योरी तो पेश कर दी, प्रॉब्लम क्या है, कोविड 19 से लोगों को बचाया जाए, ठीक है, थ्योरी का फॉरवर्ड की कि ये वैक्सीन है और इससे कोविड 19 से लोग बच सकते हैं। तो थ्योरी को इन्वेस्टिगेट कैसे किया, सर्वे करके लोगों को वैक्सीन लगाएंगे और देखेंगे कि इनको हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सर्वे के बाद देखेंगे कि क्या वाकई ही वो कामयाब हुआ, यानी कि वैक्सीन ने वाकई प्रोटेक्ट किया लोगों को, और फिर थ्योरी स्टैब्लिश कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये साइंसेज में बड़े पैमाने पे जाया जाता है, मतलब पहले जानवरों पे, फिर एक छोटा सा सैंपल लोगों का लेते हैं, फिर इस सैंपल को बड़ा करते जाते हैं, और बड़ा करते करते एक सर्टन लेवल पहुंच के फिर नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ जी ये तकरीबन हर बंदे के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि हर तरह के बंदे हैं, डिफरेंट होते हैं, बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, तो इसलिए वो फिर पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं इकोनॉमिक्स की तरह। इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी पेश की जाती हैं उनको हम इकोनॉमिक मॉडल बोलते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है तो उसका भी मॉडल है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है, आगे जितने भी लॉ इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे A1 में या A2 में, वो सारे इसी तरह से डराइव किए जाते हैं। अच्छा, तो इसको इसलिए सोशल साइंस बोलते हैं। और माइक्रो और मैक्रो के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आपको पता भी है माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है। मुझे जल्दी से शादीन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक एग्जांपल दो कि ये जो टॉपिक है या एरिया जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है, जरा बताना शादीन जल्दी से। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर देख सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, अच्छा, और अब्दुल्ला आपको पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा सेक्टर। आपको माइक्रो माइक्रो में फर्क पता है? माइक्रो और मैक्रो में। हाँ, यस सर। क्या फर्क है? सर माइक्रो मींस इंडिविजुअल, मार्केट्स, इंडिविजुअल की बात हो रही होती है, मैक्रो में लार्ज की बात हो रही होती है। इकोनॉमी की, हाँ यस, सही, बिल्कुल लाइक सही। एज अ होल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने हेल्थ केयर क्यों बोल दिया? हेल्थ केयर तो अगर हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल जो है ना उनका बुरा ही हाल है और उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो ये माइक्रो में आता है कि मैक्रो में? बताओ। फिर क्या सवाल है कि कंडीशन सवाल ऑफ, पूछा आपने? आपकी आवाज नहीं आई। हाँ सवाल है, कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटल्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इज वेरी पुअर, वी नीड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस।
तो ये किसका टॉपिक है, ये माइक्रो का मैक्रो का? कोई भी बता दे। मैक्रो का है। मैक्रो का है, क्योंकि हम पूरे कंट्री मैक्रो। की बात कर रहे हैं। और इसी तरह आई आप कह लो कि आई गॉट माई सेल्फ ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, आई वेंट टू अ क्लिनिक वेयर डॉक्टर ट्रीटेड मी। ये माइक्रो का बिकॉज इंडिविजुअल की बात हो रही है। इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये हमने पहले ही बात था। ए, ए, आप कह लो इनकम ऑफ अ पर्सन माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो, आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म। पेप्सी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाती है, आपने वो बिजनेस तो रखा हुआ था दोनों ने? नहीं सर। नहीं रखा था, चलो छोड़ो। तो अब पेप्सी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, लेज वो बनाती है, पेप्सी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बनाती है, चीटोस वो बनाती है, स्लाइस जूस वो बनाती है। तो इसका मतलब है ये सारे को अगर हम बात भी करेंगे तो ये माइक्रो में ही आएगा। क्या वजह है? प्रोडक्ट्स तो हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, स्लाइस जूस की भी कर रहे हैं, लेज की सर भी कर रहे सिंगल हैं। फर्म है इसलिए। क्योंकि सिंगल फर्म है, उसकी आउटपुट की बात हो रही है, वो जितनी भी आउटपुट बना ले रहेगी वो सिंगल फर्म, तो ये माइक्रो है। बिल्कुल सही। तो आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन फर्म माइक्रो, जीडीपी मैक्रो, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द होल कंट्री या ऑल द बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, जिसे जीडीपी बोलते हैं, वो मैक्रो। इसी तरह प्राइस ऑफ पोटैटोज, ये क्या है? प्राइस ऑफ मैंगोज, मैं कल आम बड़े ढूंढ रहा था, आम लोग दे रहे थे, देख रहे थे, तो मैं आम कहते हैं जी आप डालेंगे तो इतने पैसे, मैं डालूंगा तो इतने, देख लो फिर क्या सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में। यानी कि वो कहता है मैं डालूंगा तो खराब खराब डालूंगा, मुझे नहीं रोकना। बहरहाल, तो अगर मैं कहता हूँ प्राइस ऑफ मैंगोज की अगर बात हो रही है, अंडर डिस्कशन है, प्राइस ऑफ मैंगोज इज इंक्रीजिंग, ये क्या है? ये किस में आ रहा है? कोई भी बोल दे, माइक्रो माइक्रो में, जल्दी चलो ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कट गई थी। अच्छा ओके, अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। जी सर अभी ठीक आ रही है, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा, तो थोड़ा में से आया तो था लिखा हुआ कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, शायद प्रॉब्लम हुआ हो। एनीवे अब तो सही आ रही है ना? जी सर। शादीन आपको भी सही आ रही है? यस। ओके। तो मैं कह रहा था कि प्राइस ऑफ मैंगोज इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान, ये माइक्रो में है मैक्रो में? तो मैक्रो में सर एग्रीगेट प्राइस इंक्रीज हो रही है, कंबाइंड नहीं एग्रीगेट कह रहा हूँ सर, सॉरी प्राइस एज अ होल इंक्रीज हो रही है फॉर द मेरे एंटायर पा, कंट्री। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ मैंगोज आर इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान। बोलो क्या है ये? जी अब्दुल्ला अमीन साहब बता दें। सर इंडिविजुअल फ्रूट की बात हो रही है, किस वजह से हम इसको मैक्रो में ले माइक्रो में ले आएंगे? भाई आपने तो सवाल का जवाब देना है, उसके बाद बात होगी। शादीन आप बताओ। सर माइक्रो में आएगा क्योंकि हम सिंगल फ्रूट की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल एक ऐसे ही है। फ्रूट है। मैंगोज चाहे पूरे पाकिस्तान के भी हो जाएं, तो चूंकि आप टोटल आउटपुट की बात नहीं कर रहे, आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो जो कि मैंगोज हैं, माइक्रो। और अगर मैं बोलूं इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, राइजिंग इन्फ्लेशन, ये क्या तो है? फिर मैक्रो में ले आएंगे। ये मैक्रो में, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ओ लेवल में पढ़ा हुआ आपने? इसका मतलब है सारी चीजें महंगी हो रही हैं जितनी भी बन रही हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स। तो ये समझ जाएं बात को, कि आपने देखना है एक फर्म है, एक प्रोडक्ट है, एक बंदा है, एक बिजनेस है, माइक्रो। और कंट्री एज होल अगर आएगी बात तो मैक्रो। अच्छा आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन किसके हम देखेंगे। अच्छा अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये हम चूंकि डिटेल में बात कर चुके हैं तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा। सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू आता है वो पूछ लेता हूँ। आप पॉजिटिव नॉर्मेटिव से वाकिफ है ना? बहुत हमने अच्छे से पढ़ा था ये, राइट? यस। हाँ, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जो कि टेस्ट की जा सकती है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, इसीलिए उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं।
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट चूंकि एक जजमेंट होती है, एक ओपिनियन होता है पर्सनल, तो उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होता। आपकी राय है शादीन एक गंदी लड़की है, मेरी राय है ना, अब्दुल्ला मीन कहता है नहीं सर अच्छी है, आपकी राय। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो अब्दुल्ला का अपना एक्सपीरियंस है, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि वो गंदी है या अच्छी है, मुझे नहीं लगती, सीधी बात है। तो नॉर्मेटिव तो पर्सनल ओपिनियन है, ये टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, पर्सनल ओपिनियन के बेस पे है। जब टेस्ट नहीं हो सकता तो ना ये एक्सेप्ट हो सकता है, ना ये रिजेक्ट हो सकता है, और ना ही अमेंड हो सकता है। आपका ओपिनियन है। अच्छा, आप जल्दी से देख लेते हैं और मुझे बता दें कि मैं सेटलर्स पेरिबस की बात बाद में करता हूँ, मार्जिन की भी। पहले मैं जल्दी से ये आ गया, जल्दी से देखें। विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट? सर बी सर। बी। अच्छा शादीन? सर बी है एक तो। हाँ, विच ऑफ दीज, उसने पूछा है विच ऑफ दीज, तो वो एक ही होगा ना, दो दो तो नहीं आने ना एमसीक्यूज। अच्छा, इसमें ना ये आपने दोनों ने बी कहा है और ये आसान इसलिए था, उसमें वैल्यू दी हुई थी, तो इसलिए आपने कहा वैल्यू वाला तो यही होगा। जरूरी नहीं है कि फिगर हो तो वही पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, ये याद रखना। पॉजिटिव स्टेटमेंट बगैर फिगर के वैल्यू के भी हो सकती है, नंबर्स के बगैर वाली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो सकती है। ये मैंने बताया था आपको लेसन में, ये आपको याद है बात? जी सर याद है। मैं आपको कहता हूँ वैसे ही, अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये मैंने नंबर कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये नहीं सर, एक, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको राइट या रॉन्ग मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यस, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है तरीका। अच्छा, अभी सुन लो, ऑप्शन ए क्यों नहीं है? उसमें आपने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को कैसे पहचानना होता है, मैंने आपको कहा था एक वर्ड से पहचानते हैं आप, वो वर्ड वहां दिया होता है। और यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड है ऑप्शन ए में जिसे पता चल रहा है ये ओपिनियन है? लाइक लाइकली। इज लाइकली टू बी अनइवनली। आप ख्याल कर रहे हो कि वेजेस इन इंडोनेशिया आर लाइकली टू बी अनइवनली, दूसरा कहता है नहीं अनइवन। आपका एक ख्याल है ना कि आर लाइकली टू बी होगा ऐसे, दूसरा कहता है नहीं, लाइकली टू बी अनइवनली, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बता रहा है। अच्छा, सी में क्या वर्ड ऐसा आ रहा है? शुड बी। शुड बी, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। भाई आपके लिए चाहिए होगा, हमारे लिए नहीं चाहिए। और डी में? डिपेंड्स ऑन। जी, डिपेंड्स ऑन, तो ये आपने जो क्राइटेरिया रखा है, आपके ख्याल में डिपेंड करता है कि वो हाउ इट इज मेजर्ड, दूसरे के ख्याल में नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह पहचानना है आपने। गुड, ओके। और ये अगर वैसे फिलअप करना हो, insert the correct word into this sentence. Dash statement in economics is one that is subjective and dash be tested by using real world evidence. बहुत आसान है, इनमें से क्या आना है, कौन सा ऑप्शन है? ए। ए, यानी कि आप कह रही नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पहले आएगा और उसके बाद आएगा कैन नॉट बी टेस्टेड। अब्दुल्ला मीन आप क्या कहते हो? सेम सर ए। सेम, बिल्कुल सही आपने कहा, और यही हमारी अभी बात हुई है। चलें जी वापस चलते हैं जहां तक हमने देख लिया था। अच्छा, ये ना आप सेट्रस पेरिबस का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हम देख, ये आपको पता है अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। अगले चैप्टर में हमने सेट्रस पेरिबस का वर्ड देखना है कि ये क्या होता है। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग अनचेंज, इसका मतलब क्या होता है? मतलब तो यही होता है, और एमसीक्यू आ भी जाता है कि सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। मार्जिन, इसकी भी बात यहाँ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। लेकिन ये आप मार्जिन का मतलब क्या होता है, ये मार्जिन मार्जिनल यही एक ही बात है। मतलब आप अगर कोई रिसोर्स इस्तेमाल करने लगे हैं, किसी रिसोर्स का एडिशनल यूनिट, तो आप ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा बाकी वेरिएबल्स पे, यानी कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स, फायदा होगा तो कितना होगा। इसको बोलते हैं डिसीजन एट द मार्जिन।
ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये देखो, decisions at the margin, ये ऐसा डिसीजन होता है जिसमें when you are going to allocate resources, you first see that how is it going to affect other variables. other variables कौन से, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, इनकम पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, वगैरह वगैरह, और इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव देखकर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बस ये इतना आपको, अभी वैसे तो ये टॉपिक नहीं था, इन्होंने दिया हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पीरियड्स, इस पे बात हम जरूर करते हैं। ये देखें, आपका जो 1.2 है इसमें अब हम पहुंच गए। अब आप देख ही रहे हैं कि हमने सोशल साइंस की बात हो गई है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव हो गई है, सेट्रस पेरिबस का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, और कि इसका मतलब क्या होता है। चलो अब लिखा हुआ तो मैं थोड़ा बता दूं। सेट्रस पेरिबस का मतलब जो होता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यानी कि कुछ आप फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो एज्यूम आप नहीं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में शायद वो चेंज होते हैं, आप एज्यूम करते हैं ये चेंज ना हो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ट्रू, तो आप ये अजम्पशन करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये अगर चीजें तब्दील नहीं होंगी तो हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये अजम्पशन ऐसी रखी जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर एक मोमबत्ती जल रही है और आप उसके ऊपर गिलास डाल देंगे, रख देंगे और उसमें कोई होल नहीं होगा, कोई एयर अंदर नहीं पास हो रही होगी, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। यही है ना, एज्यूम ही किया ना, ये आपने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे करेंगे तो होगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी आप कुछ चीजें फर्ज करते हैं कि अगर ये कांस्टेंट हो जाए होंगी और चेंज ना हो, तो हमारी थ्योरी जो हम बता रहे हैं वो इस तरह से क्या कहते, जो वेरिएबल्स थ्योरी में हम पेश कर रहे हैं वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है किसी भी थ्योरी में जो पेश किया जाता है, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल होता है एनी थिंग विच कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। डिमांड एक वेरिएबल है, डिमांड की वैल्यूज होती है ना, प्राइस एक वेरिएबल है, प्राइस की वैल्यूज होती हैं, चेंज करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल, वो प्राइस और डिमांड, जैसे हम डिमांड कब बनाते हैं तो उसमें दो वेरिएबल लेते हैं, एक डिमांड एक प्राइस, और दोनों की वैल्यूज होती हैं तो वेरिएबल है। तो सेट्रस वेरिएबल्स में आप ज्यूम करते हैं कि कुछ वेरिएबल चेंज नहीं होंगे, तो हम जो थ्योरी पेश कर रहे हैं ये ट्रू होगी, इट विल प्रूव टू बी ट्रू। तो ये हर थ्योरी में हम शुरू में लगा देते हैं और बाद में बताते हैं अजम्पशन के अंदर कि सेट्रस पेरिबस में हमने किन किन चीजों को कांस्टेंट रखा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, चले कि अगर प्राइस बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, आपको पता है। लेकिन अजम्पशन क्या कर रहे हैं सेट्रस पेरिबस, अगर इनकम चेंज ना हो, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई और इनकम भी बढ़ गई तो क्या डिमांड कम होगी, बताओ, होगी कम? नहीं सर। नहीं होगी। प्राइस 10% बढ़ गई, इनकम भी 10% बढ़ गई, तो आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। तो इस केस में तो आपका लॉ ऑफ डिमांड है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो तो फेल हो गया। तो इसलिए फिर अजम्पशन रखी जाती हैं कि भाई इनकम नहीं चेंज होगी, अगर ना चेंज हो तो हम अगर कीमत बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी। सेट्रस पेरिबस का ये काम होता है। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं, इसको हम देख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड से आप वाकिफ हैं कुछ कि नहीं? बिल्कुल नहीं? नहीं, सर आइडिया है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ फिर। टाइम पीरियड जो है ना, ये आपने याद रखना है कि ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन के अंदर टाइम पीरियड रखे जाते हैं डिफरेंट। अच्छा, वो क्या होते हैं, हम उनको जरा देखते हैं। हमारे पास, मैं कह रहा हूँ टाइम पीरियड, अगर हम देखें, नजर आ रहा है ना शेयर जो की हुई है मैंने स्क्रीन? यस। अच्छा, टाइम पीरियड में एक शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन, और एक है वेरी लॉन्ग रन। अच्छा, इसमें ना एक और डाल देते हैं, बुक में नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या है